हेलो व्यूअर्स, आपका मीडिया रिसर्च एनालिस्ट चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पे आपको मीडिया रिसर्च के पूरे सिलेबस पर वीडियोस मिलेंगे, जैसे मीडिया रिसर्च क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों है, और डिफरेंट मास मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और साथ में एडवर्टाइजिंग NPR पे कौन कौन से रिसर्च किए जाते हैं और इसके लिए सबसे सटीक मेथड कौन सा होगा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मीडिया के पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए हम कौन सा रिसर्च कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग को देखना है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स कितने होते हैं, रिसर्च प्रोसीजर क्या होता है, रिसर्च डिजाइंस क्या होते हैं और सैम्पलिंग क्या होती है। इसके बाद हम लोग को ये भी देखना है कि डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स उपलब्ध हैं और डेटा एनालिसिस से कौन कौन से टूल्स होते हैं और कौन से टूल सबसे ज़्यादा सटीक बैठेंगे। और अंत में हम लोग को देखना है कि रिसर्च करने के बाद हम उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे थीसिस लिखना है या आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है या रिसर्च पेपर लिखना है तो उसको किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च के बारे में बताया कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और मोटिवेशन कहाँ से आता है रिसर्च करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मीडिया रिसर्च क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। किसी भी समाज में मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है। मीडिया न सिर्फ सूचनाएं प्रदान करने का काम करते हैं बल्कि इनका मनोरंजन और शिक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मीडिया समाज को दिशा प्रदान कर सकती है, मीडिया विचारधाराएं बदल सकती है, मीडिया मुद्दे प्रदान कर सकती है और उस मुद्दे पे हम किस तरह से सोचें ये भी बता सकती है। मीडिया की असीमित ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बाद चौथा स्तंभ या फोर्थ पिलर का नाम दिया गया है। मीडिया को अपनी इस असीमित ताकत का उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक और हमेशा राष्ट्र हित में करना चाहिए। मीडिया को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उसे किस तरह का कंटेंट अपने पब्लिक को देना है और किस रूप में देना है, क्योंकि मीडिया का पब्लिक के ऊपर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है और मीडिया रिसर्च इस दिशा में मीडिया की बहुत मदद कर सकता है। आइए जानते हैं मीडिया रिसर्च क्या होता है। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी विषय पर व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तरीके यानी सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे में जब हम जानकारी एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो हम उसे रिसर्च कहते हैं। और जब ये रिसर्च मीडिया में किया जाता है तो इसे मीडिया रिसर्च कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मीडिया में हम यह जानने के लिए रिसर्च कर सकते हैं कि मीडिया किस तरह के कंटेंट अपने पब्लिक को दे रही है, इसे कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। अगर हमको मीडिया का प्रभाव जानना है तब तो भी हमें कंटेंट एनालिसिस करना पड़ता है। ये मीडिया के प्रभाव के रिसर्च के लिए पहला स्टेप होता है। लेकिन मीडिया रिसर्च सिर्फ मीडिया में ही नहीं किया जाता, बल्कि मीडिया रिसर्च पब्लिक के बीच में भी किया जा सकता है, ये जानने के लिए कि पब्लिक क्या पढ़ना चाहती है, क्या सुनना चाहती है या क्या देखना चाहती है, यानी वो किस तरह के कंटेंट चाहती है और मीडिया उसके अनुसार कंटेंट को डिजाइन कर सकता है और पब्लिक को दे सकता है। मीडिया रिसर्च पब्लिक के बीच में विभिन्न जनसंचार माध्यम यानी मास मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए भी किया जा सकता है। मीडिया रिसर्च पब्लिक के बीच में उपयोगकर्ता और उपयोग यानी यूजर्स एंड यूजेस के बारे में भी जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से मीडिया रिसर्च न सिर्फ मीडिया में किया जाता है बल्कि पब्लिक के बीच में भी किया जा सकता है, और जब ये पब्लिक के बीच में किया जाता है तो इस रिसर्च का परिणाम मीडिया यूज करता है। मीडिया रिसर्च की आवश्यकता, मीडिया रिसर्च करना क्यों पड़ता है। सबसे पहला जो कारण है मीडिया रिसर्च करने का वो है ऑडियंस की पसंद जानने के लिए। और व्यापारिक संगठनों की तरह मीडिया संगठन भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। अब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या जो सर्विसेज ऑफ़र करते हैं उनके सबसे पहला काम होता है कि अपने कस्टमर्स के, अपने ग्राहकों की ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसके अनुसार ही वो अपने प्रोडक्ट
मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसेज क्रिएट करते हैं और मार्केट में अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं। अब मीडिया के ऑडियंस की बात किया जाए तो मीडिया को अगर लाभ कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तो उनके पास दर्शकों का या ऑडियंस का एक बड़ा बेस होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन दाता जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उन्हीं मीडिया को ज़्यादा वरीयता देते हैं, उन्हीं को प्रिफर करते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस हो, क्योंकि उनका सबसे पहला जो पर्पस होता है, जो सबसे पहला उद्देश्य होता है, वो होता है कि अपने अवेलेबल बजट में वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकें। अब यहाँ पे एक समस्या ये होती है कि ऑडियंस जो आजकल है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, तो मीडिया की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो बड़े फ्रेगमेंट के लिए की पसंद का तो कंटेंट देते ही हैं, लेकिन उन छोटे छोटे टुकड़े, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट जिनकी पसंद थोड़ी अलग है, उनकी भी पसंद को जाने और उनकी भी पसंद के अनुसार कुछ कंटेंट दें। तो यहाँ पे रिसर्च बहुत काम आता है, रिसर्च करना पड़ता है ताकि वो समझ सकें कि ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसके अनुसार अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी जो वजह है, दूसरा जो कारण है मीडिया में रिसर्च करने का, वो है समस्याओं के समाधान के लिए। मीडिया के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो वो ज़्यादातर रिसर्च करके अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम किसी न्यूज़पेपर का, किसी अखबार का अगर सर्कुलेशन कंटिन्यूअस दिन पर दिन गिरता जा रहा है और जो उनके जो सदस्य हैं अपना सदस्यता निरस्त कर रहे हैं या अपनी सदस्यता का रिन्यूअल नहीं करा रहे हैं, मेंबरशिप का रिन्यूअल नहीं करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि न्यूज़पेपर को थोड़ी सी चिंता होगी कि क्यों ये सर्कुलेशन डाउन हो रहा है, क्यों लोग अपनी सदस्यता निरस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिसर्च करके ये जाना जा सकता है कि कारण क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन डाउन जा रहा है। तो ये भी एक वजह होती है मीडिया रिसर्च की। तीसरा जो वजह है, तीसरा जो कारण है मीडिया रिसर्च की, वो है जब भी कोई सही निर्णय लेना होता है, जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो एक रिसर्च करके एक स्ट्रॉन्ग बैकअप उनके हाथ में रहता है। अन्य व्यावसायिक संगठन की तरह मीडिया संगठन के भी गलत निर्णय न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनकी बनी बनाई जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, तो रिसर्च करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाए। जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कोई मीडिया हाउस बच्चों के लिए मैगजीन शुरू करना चाहता है। अब सबसे पहले तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के बीच जा कर के ये जाना जाए कि क्या बच्चे मैगजीन पढ़ना पसंद करेंगे, अगर पढ़ना पसंद करेंगे तो किस फॉर्म में, प्रिंट वर्जन में या ऑनलाइन पे, और उस मैगजीन में किस तरह के कंटेंट पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये जो सारी जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी मेजर निर्णय लेना है, कोई भी ऐसा कुछ निर्णय लेना है जिससे कि काफ़ी पैसों का वो दांव पे लगने वाले हैं, तो वहाँ पे एक रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अंत में ये कहा जा सकता है कि रिसर्च से रिपोर्टिंग बहुत निखर के आती है। रिपोर्टिंग के लिए भी रिसर्च की आवश्यकता होती है। रिसर्च से रिपोर्टिंग और उत्कृष्ट हो जाती है और उत्तम हो जाती है। यद्यपि रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग में बहुत विस्तार से रिसर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है, लेकिन फिर भी हर रिपोर्टर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उस न्यूज़ से संबंधित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हैं वो निकाल के ले आते हैं। लेकिन फिर भी समय समय हमें मीडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं जिसको हम लोग कहते हैं जनमत या एग्जिट पोल, और ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ करते रहती है मीडिया जिसमें वो रिसर्च का विस्तार से प्रयोग करते हैं। और अगर देखा जाए तो रिपोर्टिंग और रिसर्च दोनों का मूल सार क्या होता है? निष्पक्षता और कठोर श्रम। मीडिया अनुसंधान के चरण, मीडिया में जो रिसर्च किया जाता है उनके कितने चरण होते हैं? मीडिया के में जब भी कोई नया मीडिया मार्केट में आता है तो उसके अगर देखा जाए उसमें कि किस तरह से उसमें रिसर्च किया जाता है, तो उसको हम 4 चरणों में
विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है, 4 चरण या 4 स्टेज में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है जब मीडिया को तुरंत ही इंट्रोड्यूस किया गया है, मीडिया के अवतरण के समय, तो उस समय मीडिया में ही रिसर्च किया जाता है। स्टेज 2 जब मीडिया थोड़ा लोकप्रिय हो जाता है तब देखा जाता है कि इस मीडिया को कौन यूज कर रहा है और किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहा है। स्टेज 3 जब मीडिया पर्याप्त परिपक्व हो चुका है, जब मीडिया अपना प्रभाव दिखा सकता है, तो प्रभाव जानने के लिए इस पर स्टडी किया जाता है। और चौथी स्टेज होती है जब मीडिया काफ़ी पुराना हो चुका है, तो ये देखने के लिए कि हम इस मीडिया को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उस फील्ड में रिसर्च किया जाता है। तो आइए जानते हैं हर स्टेज के बारे में डिटेल में। स्टेज 1 जब नया मीडिया आता है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जिस तरह से कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो लोगों को उत्सुकता होती है ये जानने के लिए प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो उसी तरह जब भी कोई नया मीडिया आता है तो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि भाई ये मीडिया है क्या। तो शोधकर्ता या रिसर्चर्स भी अपनी रिसर्च को वहीं पर केंद्रित कर देते हैं कि नए मीडिया के बारे में जानने के लिए कि नया मीडिया है क्या, किस तरह से काम करता है, इसमें तकनीकी किस तकनीकी का उपयोग होता है, नया मीडिया पहले से उपलब्ध मीडिया से बेहतर है या उसके ही समकक्ष है, क्या नया मीडिया पहले से उपलब्ध मीडिया से उत्कृष्ट है, और इस नए मीडिया को प्रयोग करने में कितना कॉस्ट आ सकता है। तो जैसे कि सोशल मीडिया आया तो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि भाई सोशल मीडिया क्या है, कैसे काम करता है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, कितना खर्च आने वाला। तो ये जब भी कोई नया मीडिया आता है तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा केंद्रित होकर खाली मीडिया के बारे में रिसर्च करते हैं। स्टेज 2 जब मीडिया थोड़ा लोकप्रिय हो चुका होता है, इसका मतलब है कि जब लोग उसका उपयोग करने लगते हैं तो मीडिया के उपयोगकर्ता यानी यूजर्स और उपयोग के बारे में स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है कि क्या यूजेस है और यूजर्स कौन है और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज कर रहे हैं। तो मीडिया का उपयोग कौन करता है और किस लिए करता है, इसको जानते हैं। नया मीडिया सूचना के लिए है या शिक्षा के लिए है या मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, कौन विशेष उद्देश्य के लिए नए मीडिया का उपयोग कर रहा है। जैसे कि यंगस्टर हैं तो क्या ये मनोरंजन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं या एजुकेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं, या अगर काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं तो क्या वो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं या इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। नए मीडिया का उपयोग करके उपयोगकर्ता को किस प्रकार की संतुष्टि मिलती है, कि उनको किस प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है, इस पर भी रिसर्च किया जाता है। क्या मीडिया के उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर बनाया गया है, नया मीडिया आया है सिर्फ मनोरंजन के लिए, तो क्या इस मीडिया को हम शिक्षण के क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं या इस मीडिया को हम इंफॉर्मेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए स्टेज 2 में जब मीडिया थोड़ा पुराना, थोड़ा पॉपुलर हो चुका होता है, थोड़ा लोकप्रिय हो चुका होता है, तो इस फील्ड में रिसर्च किया जाता है। स्टेज 3 होती है जब माध्यम या मीडिया परिपक्व हो चुका होता है। परिपक्व का मतलब मैच्योर हो गया, इतना समय मीडिया का निकल चुका है कि वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर सकता है। तो प्रभाव जानने के लिए स्टेज 3 पे रिसर्च करना शुरू होता है। इस स्तर पर नए मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए रिसर्च किया जाता है। मीडिया पर दर्शक कितना समय बिताते हैं और उन्हें यह कैसे प्रभावित कर रहा है। क्या नया मीडिया पब्लिक की धारणा को बदलने में सक्षम है। क्या नए मीडिया का समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, और ये अगर ये हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है तो क्या कंटेंट के कारण पड़ रहा है, तकनीकी के कारण पड़ रहा है, या किसी और वजह से इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया को ज़्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन से एक्सेस करते हैं। अब जो यंग जनरेशन है, मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं कि वो 4 से 5 घंटे उस पर बैठते हैं। तो ये जो फ़ोन पे कंटिन्यूअस बैठे रहना और सोशल मीडिया का उपयोग करना, इससे आँखों पे बड़ा स्ट्रेन पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो इस तरह से स्टेज 3 पे आते आते जब प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है तो प्रभाव के ऊपर ही सारे रिसर्च किए जाते हैं। स्टेज 4 पे जब माध्यम काफ़ी पुराना हो चुका है, माध्यम को बेहतर बनाने के नए तरीक़ों को निर्धारित करने के लिए आखिरी स्टेज पे रिसर्च किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि मीडिया को कैसे सुधारा जा सकता है, सुधारा मतलब बेहतर बनाया जा सकता है, सामग्री के लिहाज से कंटेंट किस तरह से और अच्छे से हम दे सकते हैं, या टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसमें हम यूज करके उसको और अच्छा बना सकते हैं, या उसका उपयोग थोड़ा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
मीडिया के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी नई तकनीकी के इस्तेमाल को कैसे किया जा सकता है? क्या नए मीडिया का उपयोग अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है? तो ये 4 स्टेजेस होते हैं हर मीडिया के साथ। जब भी मीडिया इंट्रोड्यूस होता है, मार्केट में आता है, तो सबसे ज़्यादा लोगों की उत्सुकता होती है मीडिया के बारे में जानने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ मीडिया पे ही रिसर्च की जाती है। फिर सेकंड स्टेज आता है माध्यम थोड़ा सा पॉपुलर, थोड़ा लोकप्रिय हो चुका होता है, लोग उसका उपयोग करना शुरू कर चुके होते हैं, तो देखा जाता है कि कौन उपयोग कर रहा है, कौन और किस पर्पज़ के लिए उपयोग कर रहा है। फिर तीसरी स्टेज आती है जब माध्यम इतना पुराना, मीडिया इतना पुराना हो चुका है कि वो अपना प्रभाव दिखा सकता है, तो देखा जाता है कि भाई इसका नए मीडिया का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, नुकसान अगर हो रहा है तो तकनीकी कारण या कंटेंट के कारण। और चौथी स्टेज होती है जब माध्यम आपका मीडिया काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उस समय इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं कंटेंट के लिए, या तकनीकी नई यूज कर लें टेक्नोलॉजी, या इसको जो है किसी और उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो ये सारा जो है आपका रिसर्च होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लीनियर वे में ही रिसर्च करें कि पहले हम मीडिया में करें। जब माध्यम आपका मीडिया आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, तो रिसर्च किसी भी स्टेज पे जा कर के किया जा सकता है। मीडिया के शोध के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारण, सोशल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च इन मास मीडिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मनचाही प्रतिक्रिया पाने के लिए संदेशों का सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता था, और यह मीडिया में रिसर्च करने का पहला कारक था। प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय प्रोपेगेंडा का बहुत तायत से यूज हुआ था, क्योंकि जो देश इसमें इंगेज थे वो अपने देशवासियों का फेवर पाने के लिए, अपने देशवासियों को मोटिवेट रखने के लिए प्रोपेगेंडा का बहुत यूज करते थे। और उस समय यही सोचा जाता था कि दर्शक एक समान रूप से सोचते हैं और एक सी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई राय नहीं होती है, उनके कोई अपने विचार नहीं होते हैं, और इसलिए उस समय मीडिया सिर्फ एक अच्छी तरह से सोचा हुआ संदेश देने की कोशिश करते थे, ताकि उनको उनकी जैसी वो प्रतिक्रिया चाहते हैं, जैसा वो रिएक्शन चाहते हैं, वैसा रिएक्शन उनको मिल जाए। बाद में इसी को मैजिक बुलेट थ्योरी का नाम दिया गया कि आप बहुत ही सोचे समझे तरीके से आप मैसेज को शूट कर दीजिए बुलेट की तरह, और आपको जैसी प्रतिक्रिया आप चाहते हैं वैसी प्रतिक्रिया मिल जाएगी। लेकिन बाद में बहुत जल्दी ये मैजिक बुलेट थ्योरी खारिज कर दी गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो दर्शक होते हैं उनके सारे दर्शकों के अपने अलग अलग विचार होते हैं, अपने अलग अलग धारणाएं होती हैं, अपने अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो ये सोचना ये सोचना कि भाई सारे दर्शक या सारे ऑडियंस एक जैसा रिस्पॉन्स देंगे, वो कभी भी संभव नहीं है। दूसरा जो मुख्य कारक था रिसर्च करने का, वो था मीडिया में रिसर्च करने का विज्ञापन दाता, यानी एडवर्टाइजर्स की रिक्वेस्ट। क्योंकि विज्ञापन दाता ये जानना चाहते थे कि वो किस तरह के विज्ञापन बनाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को प्रभावित कर सकें और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकें। विज्ञापनदाता या एडवर्टाइजर्स ये भी जानना चाहते थे कि किस मीडिया से उपभोक्ताओं को विज्ञापन दिया जाए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुँचें, और कितनी बार उनको विज्ञापन दिखाया जाए, यानी कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे कि उत्पाद की तरफ आकर्षित हो सकें। और ये सारी जानकारी देने के लिए ज़रूरी था कि हर मीडिया के पास अपने ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस की पूरी प्रोफाइल तैयार रहनी चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी था कि मीडिया के पास अपने ऑडियंस के बारे में सारी जानकारी हो कि उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। फलस्वरूप मीडिया में रिसर्च शुरू हुआ। तीसरा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था, वो था उसके प्रभाव जानने के लिए जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, स्पेशली बच्चों के जो माता पिता थे, वो बहुत चिंतित थे कि मीडिया में जो कंटेंट है, जो वायलेंट कंटेंट हैं, वो या हम लोग कह सकते हैं कि जो नकारात्मक और हिंसात्मक कंटेंट है, उनका कहीं बच्चों के ऊपर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। तो शुरुआती दौर में रिसर्च जो हुई थी वो ये जानने के लिए कि जो हिंसात्मक कंटेंट है उससे बच्चे कहीं वायलेंट तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाद में ये सोचा गया कि अगर हिंसात्मक कंटेंट को देख कर के, वायलेंट कंटेंट को देखकर बच्चे वायलेंट हो सकते हैं, तो फिर प्रो सोशल कंटेंट को देखकर बच्चों में वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो बाद में उसी लाइन पर फिर सोशल और एंटी सोशल दोनों कंटेंट के प्रभाव को जानने के लिए रिसर्च शुरू किया गया।
और अंत में अगर हम देखें तो आज जीवन के हर क्षेत्र में कंपटीशन है, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा में या इस कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए या मार्केट में अपने को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि रिसर्च कंटिन्यूस करते रहा जाए। रिसर्च करने यहाँ मीडिया में रिसर्च करके ऑडियंस के बारे में जाना जा सकता है, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना जा सकता है और साथ में मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से मिल सकती है। प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए मीडिया संगठन न केवल दर्शकों के बड़े हिस्से के बारे में समझती है जो एक लार्ज चंक है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन के कारण, तो उनके बारे में तो जानकारी हासिल करनी ही चाहिए क्योंकि वो आपके ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। लेकिन दर्शकों को उन छोटे टुकड़ों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए जो अब दर्शकों के विखंडन यानी डीमैसिफिकेशन के कारण उभर कर सामने आ रहे हैं। अपने ऑडियंस को आकर्षित करने के लिए भी उनके पसंद और वरीयताओं यानी उनके प्रेफरेंसेस को जानना जरूरी हो जाता है ताकि उसके अनुसार कंटेंट डिजाइन किया जा सके। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि मीडिया रिसर्च मीडिया में भी किया जाता है। मीडिया में यह जानने के लिए किया जाता है कि मीडिया किस तरह के कंटेंट पब्लिक को दे रहा है और ये पब्लिक के बीच में भी किया जा सकता है। उनकी पसंद और नापसंद और उनकी वरीयताओं यानी उनकी प्रेफरेंसेस को जानने के लिए किया जाता है। पब्लिक पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको जानने के लिए भी किया जा सकता है। मीडिया रिसर्च के जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेज है पहला चरण या स्टेज 1 जिसमें मीडिया के बारे में ही रिसर्च किया जाता है। स्टेज 2 या दूसरा चरण इसमें मीडिया के उपयोग और उपयोगकर्ता यानी यूजेस एंड यूजर के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तीसरा चरण या स्टेज 3 जिसमें पब्लिक पर मीडिया के प्रभाव के बारे में रिसर्च किया जाता है और चौथा चरण या स्टेज 4 जिसमें मीडिया को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च किया जाता है। सामाजिक कारण जिसके कारण मीडिया में रिसर्च शुरू हुआ, सबसे पहला प्रोपेगेंडा के लिए, विज्ञापन दाताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए, बच्चों पर मीडिया का असर जानने के लिए और प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।